हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास बहस में। बेटियों को इंसाफ दिलाने की एबीपी न्यूज की मुहिम जारी है। इंसाफ जिससे हर बेटी आजाद होकर घर की दहलीज से बाहर जा सके। बात शुरुआत कहां से होती है इसकी? बेटी की सुरक्षा से। लेकिन आप देखिए पहुंच कहां जाती है। बेटी के इंसाफ को लेकर देश में अब चर्चा नहीं हो रही है, राजनीतिक चर्चा हो रही है, सामाजिक चर्चा हो रही है। सामाजिक भी कैसे? क्योंकि जातिवाद बीच में आ गया है। इंसाफ हमें दिलाना है बेटियों को। बेटी को इस बात का डर ना रहे कि घर के बाहर भी वो सम्मान से जी सकती है कि नहीं। लेकिन इस इंसाफ के लिए सत्ता पर बैठे लोगों की सोच नहीं बदलने वाली है, क्योंकि बदलना सबसे पहले इसी को है। देश भर में रेप के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है, लेकिन नेता राजनीति चमकाने में बड़े बिजी है। राजनीति तेरा मेरा वाली, यानी हाथरस की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है, इसमें कोई दो राय हो सकती है। लेकिन नेता सारे कैसे पीछे रहते। ये फला पॉलिटिकल पार्टी के राज्य वाला राज्य है, यानी राज वाला राज्य है, तो चलो विरोधी दल कूच करते हैं वहां का। पॉलिटिकल टूरिज्म चरम पर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पहुंचते हैं, फिर आरएलडी से लेकर समाजवादी पार्टी तक के नेता हाथरस पहुंचते हैं। लेकिन राजस्थान की रेप की घटना, उसके तो 5 दिन बाद भी राहुल और प्रियंका चुप है। छत्तीसगढ़ पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। लड़की से बलात्कार पर नेता पूछ रहे हैं किसकी सरकार, उसके बाद ही हम किसी तरह की कोई बात करेंगे। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर खास मेहमानों से आपका परिचय। हाथरस से लेकर राजस्थान छत्तीसगढ़ तक विरोध प्रदर्शनों का शोर। दोषी का भी, कोई अपराधी हो, उसका भी बिना उसकी अनुमति के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। 2 दिन पहले 2 बार कोशिश के बाद राहुल प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, तो कल आरएलडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के नाम पर बवाल काट दिया। यूपी में बीजेपी का राज है, तो बीजेपी पूछ रही है कांग्रेस शासित राज्यों के गुनाह दिखते नहीं है क्या? हर विषय में जो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, आखिर मनीष शुक्ला हो चाहे शक्ति मलिक हो, और जो नाबालिग बहनें हैं 12 में, उनके घर ये सारे लीडर्स कब जाएंगे न्याय मांगने के लिए? जुबानी हमलों से आगे बढ़कर बीजेपी मुद्दा बनाने सड़कों पर उतरी। राजस्थान के बारां में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप का आरोप है। सीएम गहलोत को बारां पर सवाल पूछना कंपैरिजन लगता है। उधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नाबालिग से रेप को वहां की सरकार छोटी घटना बताने पर तुल जाती है। इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में, रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। नेता राजनीति चमकाने पर तुले हैं, तो खुलासा ये भी हुआ है कि हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश भी थी। कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले 1 सप्ताह से आप देख रहे होंगे। हालात तो ये हो गए हैं कि हाथरस के नाम पर दलित सवर्णों को लड़ाने की पूरी योजना तैयार हो गई है। धर्म के नाम पर नफरत की दुकान चलाने वाले अब जाति का जहर फैलाने की पूरी जुगत में लगे हैं। सवाल ये है कि रेप पर तेरा मेरा वाली सियासत क्यों? अपनी सरकार में हुई वारदात पर चुप और विरोधी दल की सरकार का गुनाह दिखता है क्यों? अपने राज्यों में हो रही वारदात पर चुप्पी की वजह क्या है? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिलेश प्रताप सिंह साहब, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया साहब जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ममता काले जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के प्रमुख हैं, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, सूर्य प्रताप शुक्ला साहब जो कि पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, गीता भट्ट जो कि प्रोफेसर है
दिल्ली यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले अखिलेश जी, ये पॉलिटिकल टूरिज्म क्यों हो रहा है? मैं ये बहुत ईमानदारी से सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। ये रेप पर तेरा वाला रेप बड़ा, हमारे वाला रेप छोटा, ऐसा क्यों? ये आप लोग कर रही हैं, ये आप लोग कर रहे हैं और बीजेपी कर रही है। ओ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं ना, वो तो सब जगह जा रहे हैं। हमने ही अपने कैमरा बंद कर दिए हैं। रूबिका लियाकत ने अपनी आंखें बंद कर दी है कि वो तो जयपुर तो गए थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर दी है ना, सब मेरी वजह से हो रहा है। आप बोल चुकी, फिर मैं बोलता हूं। आपको किसने राजस्थान जाने से रोका? हमारी टीम वहां पर है। रोका है, प्लीज हाँ सुन लीजिए। लेकिन आपकी टीम बता रही है कि क्या गलत हुआ है। ऑफ कोर्स बता रही है, लड़कियों के साथ गलत हुआ। प्लीज बोलने दीजिए, या तो हमें आप सवाल पूछेंगे तो जवाब की उम्मीद करके बैठिए अखिलेश। हाँ तो मुझे सेंटेंस कंप्लीट होने दें। आपके सवाल के बीच में तो मैंने नहीं जवाब दिया, मेरा सेंटेंस पूरा होने दें, फिर आप जवाब दीजिएगा। क्योंकि राजस्थान में सरकार ने त्वरित, पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई की, इसलिए वहां पे लोगों को भी संतुष्टि है, आपको भी संतुष्टि है। घटना जो भी हुई, उसको 164 में अदालत में बच्चियों ने बयान दिया है, और हाथरस में कहीं निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई। ये आपको भी दिखा, हमको भी दिखा, सबको दिखा, परिवार को भी दिखा। तो दोनों की तुलना करके जो आप लोग बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं, ये आप लोग एक गंभीर घटना को हल्कापन बनाने का परिणत कर देते। कृपया ये न किया। जहां पे भी सरकार अपने निष्पक्ष और त्वरित और पारदर्शी भूमिका निभाएगी, लोगों का आक्रोश कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कहेगा कि वो आदमी सोचता है, पीड़ित पक्ष भी सोचता है कि सरकार मेरे लिए लगी हुई है, तो सरकार से मुझे उम्मीद है। लेकिन जब सरकार अभी तक हाथरस में वो सारे लोग वहीं बने हुए हैं जिन लोगों ने गुस्ताखियां की थी, वो सारे अधिकारी वहीं बने हुए हैं हाथरस जनपद में, वो सारे लखनऊ में अधिकारी वहीं बने हुए हैं जिन लोगों ने आदेश दिया था, और थाने को 144 है। लेकिन बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के एक्स एमएलए एमपी तमाम लोग वहां। आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने बड़ा शानदार काम किया, लड़कियों का रेप भले ही वहां पर हो रहा है, वो बदस्तूर जारी है, एक हफ्ते तक लड़कियों को बंधक बनाकर वहां रेप होता है, लेकिन आप ये कहते हैं कि ये कंपैरिजन हो रहा है। मैं कह रही हूँ सेलेक्टिविज्म है, कंपैरिजन नहीं है, सेलेक्टिविज्म है आपकी पार्टी का, कि चूंकि वहां आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है तो फौरन वहां कूच कर लिया जाए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखा तक ना जाए क्योंकि वहां हमारी सरकार है। लेकिन प्रोफेसर गीता भट्ट, बात तो सही है, आपने मौका दिया और इसीलिए अखिलेश जी की पार्टी जो है वो वहां पर मार्च करते हुए नजर आई। अनुराग भदौरिया की पार्टी और उनके जो कार्यकर्ता है वो वहां पर जाते नजर आए। ना आपकी पुलिस किसी तरह की कोई लापरवाही करते, ना वहां पर इस तरीके का पॉलिटिकल टूरिज्म जो है वो होता। जी रुबिका जी, देखिए ये तो बात है कि कुछ कमियां रही हैं और जो है लैप्सेस रहे हैं, उनकी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया कानूनी रूप से आवश्यक है करनी, वो प्रक्रिया करी जा रही है। पहली बात कि क्या जो वहां पर वो पीड़िता और उसके जो घर वाले हैं, वहां पर जिस प्रकार से ऐसा लग रहा था जैसे कोई इलेक्शन रैली हो, मतलब संवेदना देने के लिए जिस प्रकार से कोई जाता है किसी के पास, वो जब आपके अंदर की नियत साफ होती है तो एक वो अलग ही प्रकरण होता है। जिस प्रकार वहां की कोई इलेक्शन रैली जैसे चल रही हो, इस प्रकार से वहां भीड़ जमा करके ये अपने आप में बता रहा है कि एक इतनी दुखद घटना का राजनीतिकरण हो रहा है। महिलाओं और बेटियों का जो विषय है बड़ा संवेदनशील विषय है, गंभीर विषय है, लेकिन आपको कहीं इतना संवेदनशील है कि वहां के प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, रेप हुआ ही नहीं, रिपोर्ट में रेप की कहीं पुष्टि नहीं है। इतना संवेदनशील आपका प्रशासन है। मैं बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं कि जहां कहीं कमी हुई है उसके ऊपर एसआईटी है, सीबीआई की जांच हो रही है, और जो अदालत है उसने, हाईकोर्ट ने स्को मोटो संज्ञान ऑलरेडी उसमें ले लिया। वहां कहीं कोई प्रक्रिया में चूक होती है तुरंत सवाल उठाइए। लेकिन मुझे एक बात बताइए रुबिका जी, कि जब एक पुलिस थाने के अंदर अगर कोई महिला आत्मदाह कर दे, क्योंकि पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लॉन्च कराए, और पुलिस कमिश्नर यह स्टेटमेंट दे कि क्योंकि उसका उस पुरुष के साथ जान पहचान थी, इसके एफआईआर नहीं लॉन्च कराई जाएगी,
तो इसको आप क्या कहेंगे? और अनुराग भदौरिया क्या कहेंगे इसको आप? जयपुर में हुआ है ये 2019। हाँ, क्या कहेंगे आप अनुराग भदौरिया? लोगों को लेकर अब मुझ से पूछाएं तो मैं बोलूं। ओके गीता जी। देखिए कितनी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की आत्मा बिल्कुल मर चुकी है और संवेदनाएं भी खत्म हो गई है और मुझे लगता है उनके सिस्टम का भी अंतिम संस्कार हो चुका है। एक बच्ची को जिसको माँ बाप आके बड़ा करते उसका चेहरा भी नहीं दिखाने देते और उसके रात के अंधेरे में क्या छुपा रहे थे जो उन्होंने रात के अंधेरे में उसका दाह संस्कार कर दिया। और जहां तक आप दूसरे प्रदेशों की बात करती है तो भैया आपकी सरकार है, वसुंधरा राजे जी वहां पे है, क्या कर रही है भेजिए ना उनको। स्मृति ईरानी जी क्या कर रही है? वो तो बहुत बातें क्या करती थी उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है तो वो तो नहीं गई हाथरस। उनको तो हाथरस जाना चाहिए था ना, मिलना चाहिए था उसकी पीड़िता की मां से, पूछना चाहिए था कि आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से जीत के गए, उत्तर प्रदेश में हमने इतने सारे वादा किए थे। आज कहां है वो लोग? जबकि आपका सिस्टम फेलियर हुआ है। आपने डीएम तक को सस्पेंड नहीं किया, वहां पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सस्पेंड नहीं किया, आपने डीजीपी को सस्पेंड नहीं किया। आपके आला अधिकारी बिना आला अधिकारी की सहमति से तो इतना बड़ा काम होता नहीं है, क्योंकि वहां कमिश्नर सिस्टम तो है नहीं। वहां तो बिना डीएम के आदेश से, बिना कमिश्नर के परमिशन से तो एसपी ने किया नहीं होगा। इसलिए आप छुपाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? उसके बाद जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो इसलिए मेरा सीधा सा सवाल आपसे है, क्या आप कोई गरीब घर की लड़की जिसके फादर गरीब होंगे, परिवार गरीब होगा, मजदूरी करता होगा, वो अगर परेशान है, उसकी बच्ची के साथ कोई अन्याय होगा तो आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे। लेकिन जब कोई लड़की जिसके पास धन है, दौलत है, नाम है, शोहरत है, उसका अगर छज्जा भी कोई छू लेगा तो आप उसको वाइस सिक्योरिटी दे देंगे। इसके मतलब गरीब घर की जो बेटी है वो भारत की बेटी नहीं कहलाती है आपके हिसाब से, और जो अमीर घर के, जो धन्ना सेठ फैमिली के है, जिसका नाम है, वो भारत की बेटी कहलाती है। अब कहां चलेगा जो झंडा उठाए घूम रहे थे भारत की बेटी का? ममता काले जी बेटी नहीं है, ममता काले जी नहीं है, ममता काले चाहता हूँ। ओके ममता काले जी जवाब दीजिए। हाउस नंबर, नमस्ते बेटा, हाउस नंबर 188 भेज देना प्लीज। ममता काले जी, आपने सुना अनुराग भदौरिया क्या कह रहे हैं? हाँ मुझे, हेलो, नहीं मुझे आवाज बीच में आनी बंद हो गई थी, तो अगर एक बार आप मुझे थोड़ा बता दें तो। नहीं अनुराग जी, नो थैंक यू, मैं आपके लिए छोटा कर दूंगी। आप लोग राजनेता लोग लंबा अपने बातों को रखेंगे और छोटे में बोल दूंगा। नहीं छोटे में मैं बता देती हूँ ना, अमीर लड़कियों के लिए आपकी हमदर्दियां हैं। गरीब की बेटी का अगर रेप हो जाए या उसका कत्ल हो जाए या मर्डर हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमीर की बेटी के साथ होगा तो आप Y+ सिक्योरिटी दे देंगे उसे। अच्छा रूबिका जी, देखिए ऐसा है, जो अगर इन्होंने ये बात बोली है तो पहले मैं कुछ चीजें इनके सामने, तथ्य इनके सामने रख देना चाहती हूं कि जिस प्रकार के जातिगत दंगे वहां पर फैलाने की कोशिश की गई, बिल्कुल दिल्ली के दंगों की तर्ज पर हाथरस और उत्तर प्रदेश को भी लाशों का शहर बनाने की तैयारी की गई थी। मतलब दलित की बेटी, ठाकुर का बेटा, ये सब कहानियां ये लोग कर रहे थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता पकड़ा गया है भड़काऊ पोस्टर्स लेकर के लगाने की तैयारी में, पूरी तैयारी पंचायत चल रही है तो आप उस बच्ची की लाश पर राजनीति, उस बच्ची को न्याय दिलाने का आपकी कोई इच्छा नहीं थी। सुन लीजिए। और जहां तक आप ये गरीब लड़की और अमीर लड़की की बात कर रहे हैं ना, एक अमीर, एक सुपर रिच लड़की, मैं भी आपको बता दूं, एक सुपर रिच लड़की जो निकल पड़ी थी डीएनडी पर अपने भाई के साथ, जो सुपर रिच लड़की निकल पड़ी थी डीएनडी पर अपने भाई के साथ, मैंने पूछा जवाब पूछा हाथरस तक पैदल जा करके उस कुछ बच्ची को न्याय मैंने दिलाऊंगी। पूछा कि आपको वो राजस्थान की तरफ पैदल क्यों नहीं निकली? सुपर रिच बच्ची, लड़की, वो सुपर रिच महिला, ये जो जाति का जहर है, धर्म का जहर, तो आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में बिना किसी पद के, मैंने तो बोला था कि संपन्न और जो संपन्न नहीं है, वो क्यों नहीं चली गई महाराष्ट्र? महाराष्ट्र जब दिशा सैलियान के साथ दुराचार होकर के उसको मारा गया, मुझे ज्ञान मत सुनाइए। रात के अंधेरे में एक लड़की का दाह संस्कार किया। फिर से याद दिलाती हूँ, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी महिलाओं के साथ दुराचार करके 2 अक्टूबर 1994 को आप लोगों ने रात के अंधेरों में जिंदा जलाया था मुलायम सिंह यादव जी के ऑर्डर पर। तो आपको अपना चेहरा भी मत दिखाइए और मुझे तो कभी मत दिखाइएगा, क्योंकि मैं और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। मैंने आपका दमनकारी पुलिस झेली भी है और देखी भी है। मैं भी आज यहाँ बैठी हुई नहीं होती, मैं भी ऊपर चली गई होती। आप लोग गंदे लोग, आप लोग ज्ञान दोगे, आप ज्ञान दोगे, शर्म नहीं आती है आप लोगों का? मोटे से मैं बताती हूँ, आप चाहते थे कि वो लाश उस बच्ची की आप लोगों को
आप मिले चौराहे में जाकर के उस लाश को बिठा करके आप दंगे करवाएं। आपको उस परिवार, बेचारे परिवार की चिंता है, जहां पर आपके जो रिपोर्ट आपके लोग हैं फोन करके बोलते हैं कि मैंने दिया, पूरा मौका दिया। अनुराग जी रुक जाइए। ममता किसी को मत सुनाइए, आप ममता काले मत सुनाइए, आप ये कहानियां। ममता काले, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अनुराग भदौरिया को ये मौका दिया किसने? जी बोलिए। ये मौका दिया किसने? पॉलिटिकल टूरिज्म का ये मौका अनुराग भदौरिया या अखिलेश प्रताप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी पार्टी को मौका दिया किसने? या ये केस हैंडलेबल नहीं था? उस बच्ची के कहे पर केस को अगर हैंडल तरीके से कर लिया गया होता तो आज मामला इतना आगे पहुंचा होता। ये किसकी गलती है? बच्ची की लाश बनी क्यों लाश, ये बताइए ना, ये किसकी गलती है? नहीं सुनिए रूबिका जी, आपने आई एम श्योर वो जो पहली जो प्राथमिकी उस बच्ची के भाई ने दर्ज कराई थी, पहली बात एक नारी होने के नाते मैं ये बोलना चाहती हूँ कुछ भी बोलने से पहले कि सबसे पहले हमको मनीषा के लिए न्याय चाहिए। उसके जो सच्चे गुनहगार हैं, बिना राजनीति के, बिना मीडिया ट्रायल के लिए सम्मान आप भी करेंगे ममता का। देखिए वी कांट टेक हर नेम, शी इज अ विक्टिम। ठीक है, ओके, मैं नहीं लूंगी नाम, लेकिन मैं फिर ये भी बोलना चाहती हूँ कि काश ये सब तमाम वो लोग समझ जाएं जो सड़कों पर उतर गए, उसकी फोटोज लगा करके और अपनी फोटो लगा के झंडे डंडे लेकर के निकले हुए हैं। काश आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की बात वो भी मान ले। और जो पहली प्राथमिकी है रूबिका जी, उसमें लड़की के भाई ने साफ लिखा है कि मेरी बहन घास काटने गई थी और वो लड़के ने मेरी बहन पर हमला किया। और बाय द वे ये बोल सकते हैं, और ये बोला गया था मुझे कि ये तो कॉम्प्रोमाइज करवाई जा सकती है, अपने हिसाब से एफआईआर लिखवा सकते हैं। चलिए मान लिया आपकी बात, कांग्रेस सपा बसपा जी रुकिए ना, सुन तो लीजिए। बयान भी तो है कि वो लड़का मारने के लिए आया था। सेंसिटिविटी अनुराग जी रुकिए ना, अरे रुकिए ना, सुन लीजिए, फिर मैं आप ही का रुख करूंगी। अनुराग जी रुकिए, अनुराग भदौरिया जी, ये दिखाता है कि आप महिलाओं के बारे में कितने चिंतित हैं। ये दिखाता है कि आपको महिलाओं का कितना सम्मान है, उनकी जिंदगी और अस्मिता के बारे में आप कितनी चिंता करते हैं। नॉन स्टॉप आप बोले जा रहे हैं, आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने यहाँ पर आए हैं, उसके अलावा आपको कोई लेना देना नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। अगर आपको थोड़ी सी भी चिंता होती तो आप ये बात सुनते कि क्या बोली जा रही है। समझ के आप, मुझे आके यूपी में चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे यूपी में आके चुनाव नहीं लड़ना है, मुझ पर राजनीति का आरोप मत लगाइए। आपको लड़ना है, आपके अखिलेश यादव को लड़ना है, ममता काले को नहीं लड़ना है। ममता काले उस बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए बैठी है, मेरा कोई राजनीतिक मोटिव नहीं है। समझ गया? उसकी माँ ने बोला है बच्ची की कि वो मेरी बेटी को मारने आए थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। आप क्या झूठ बोलोगे यहाँ पर बैठ करके? ममता काले एक सेकंड नहीं, बच्ची को इंसाफ दिलाना है, बच्ची को इंसाफ दिलाना है, तो फिर अभी से आप कंक्लूजन पर दोनों कैसे पहुंच गए? एक एकदम पुख्ता कंक्लूजन पर है कि रेप हुआ, दूसरी पुख्ता कंक्लूजन पर कि रेप नहीं हुआ। अरे आपस में ही भिड़ जाएंगे अखिलेश जी, तो मुझे ये बताइए कि बच्चियों को कैसे बचाएंगे? रूबिका जी, मैं कुछ कहना जा रहा हूं, थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। ये जो मेरी ममता काले बहन है, छोटी बहन, आप किसी को बुलाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो इनके नाम के आगे पॉलिटिकल एनालिस्ट में लिखा है, ये बोलिए आप मेरा पूरा परिचय दीजिए। हो जाना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है इनसे। पुरानी आदत है, पिछले 1.5 साल से आप मेरे साथ ये कर रहे हैं। वो सही से पब्लिक में चाहिए। उसकी बात अखिलेश जी, आपकी नहीं कनेक्शन ठीक नहीं है सर, आपकी आवाज कट रही है। फोन लाइन पर लेने की कोशिश कीजिए अखिलेश जी को, तब तक मैं सूर्य प्रताप शुक्ला साहब का रुक कर लेती हूँ। सर कुछ फिक्स करने दीजिए सर, ये कनेक्शन थोड़ा फिक्स करने दीजिए। आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है तो मैं बोलूं? हाँ ठीक है। देखिए, आपने जो कहा मेन मुद्दा वही है कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। क्या आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे ये संदेश जाए कि यूपी की सरकार उस बच्ची को न्याय देने में इंटरेस्टेड है? नहीं। वहां पे पंचायतें हो रही 144 होने के बाद, जिस जिलाधिकारी ने धमकाया था वो अभी भी वहां बना हुआ है। क्या कोई जांच निष्पक्ष हो सकती है? उस परिवार को आज भी क्यों डर लग रहा है?
क्यों डर लग रहा है? इस सरकार को इतना तो कम से कम उसमें कॉन्फिडेंस पैदा कर देना चाहिए अपने उठाए गए कदमों के द्वारा कि उसे लगे कि वो सरकार उसके साथ है, उसे डर नहीं लगना चाहिए कि सरकार ने इसमें भूमिका निभा रही है। लेकिन नहीं, आज मुख्यमंत्री जी बहुत शानदार। बराकी उस विक्टिम का बयान सुना है कि मैं अपने फूफा के घर पर रह रही हूँ? सुना है आपने कि कितने दिनों से मेरे घर पर ताला लगा हुआ है, मेरे माँ बाप फसल तक काटने नहीं जा सकते हैं? आपको मैं तो आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि हमारे रिपोर्टर वहां पर गए हैं और उनसे बात करके आए हैं। देखिए, इतना रेज, इतना रोष आपको उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए है, इसी सेलेक्टिव अप्रोच पर तो गुस्सा है ना सर? बरा की बच्ची क्यों नहीं दिखती आपको राजस्थान की? मैं जवाब दे रहा हूँ। उसके पीड़ित परिवार को बचाने के लिए कोई गुहार क्यों नहीं लगाते हुए दिखते आप? मुझे बोलने दीजिए ना। आपने कहा उस पीड़ित परिवार को बचाने के लिए गुहार कोई क्यों नहीं लगा रहा है? किसने रोका है? वहां के मुख्यमंत्री ने तो ये नहीं कहा कि हम नहीं आने देंगे, लाठी मारेंगे। लेकिन क्या पत्रकार हो, क्या नेता हो? प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी वहां पद यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं? अखिलेश भाई वहां उस तरह राजस्थान का रुख क्यों नहीं करते हैं? आपके नेता क्यों रुख नहीं करते हैं? कैसे अशोक गहलोत जी ने बोल दिया कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई थी? आपने कैसे बोल दिया कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई थी? ये शोभा देता है, ये शोभा देता है एक मुख्यमंत्री को, एक बच्ची, एक लड़की, हिंदुस्तान की बेटी के बारे में बोलने के लिए कि वो अपनी मर्जी से गई थी लड़कों के साथ। अशोक गहलोत जी को कैसे पता? उनको सूचित करके गई थी क्या? बताइए ना आप, बताइए ना। और फिर राजस्थान की तरफ कूच क्यों? अरे फिर आप भी तो सेलेक्टिविज्म ही कर रही है ना। आप ये कह रही हैं कि पहली प्राथमिकी जो आपकी दर्ज करवाई गई थी उसमें लड़की ने रेप के, भाई ने रेप की बात नहीं की थी, लेकिन डेथ डिक्लेरेशन को आप बिल्कुल भी तरजीह देना नहीं चाहती है हाथरस की उस बच्ची के। अखिलेश जी बस मैं आपको बात पूरा करने का मौका दूं। सर रुकिए ना, 5:17 हो गए। डीजीपी साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के, हाँ, सूर्य प्रताप शुक्ला साहब। सर मैं ले लूं आपकी परमिशन से अखिलेश जी प्लीज। सूर्य प्रताप शुक्ला साहब बैठे हुए हैं पिछले 17 मिनट से हमारे साथ, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। सर ये इसी का तो फायदा उठाते हैं ना सूर्य प्रताप शुक्ला साहब कि अब पॉलिटिकल एक्टिविज्म होगा, खूब नारेबाजी होगी, खूब यहाँ पर जो है अलग अलग पार्टियों के नेता पहुंचेंगे, फिर इस पर गाज गिरेगी, फिर उस पर गाज गिरेगी, फिर भूल जाएंगे ढाक के 3 पात। जी 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 रूबिका जी, इस विषय में मैं पूरी तरह आपके साथ हूं, मीडिया के साथ हूं, और इस विषय में एक पूर्व पुलिस अधिकारी के रूप में आपने मुझे बुलाया है, तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपने सारे साथियों को कि रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी का मामला हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश का मामला हो। और मैंने बहुत लंबे समय 36 साल तक अपने कैरियर में ये देखा, कोई मुख्यमंत्री, कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि उसके राज्य में, उसके शासनकाल में अपराध बढ़ें और रेप की घटनाएं हों, कोई नहीं चाहता। और सभी मुख्यमंत्री, सभी शासन प्रणाली, पुलिस विभाग सब जोर लगाते हैं कि यथासंभव ऐसी घटनाएं ना हो, और सभी न्याय की बात कर रहे हैं कि न्याय दिया जाए। तो मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि भाई, न्याय देने का मतलब सजा देना। मुलजिमों को सजा देने का काम न तो मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, न कोई सरकार कर सकती है। असली जिम्मेदारी इसमें हमारी अदालतों की, जज साहब की, सरकारी वकील की, और पैरवी करने में पुलिस की होती है कि पुलिस पैरवी करे, सरकारी वकील पैरवी करे और जज साहब सजा दे दें। और एक और बात कहूंगा कि सब लोग मिलकर ऐसे मौकों पर, ये एक मौका है, सभी पार्टी के लोग मिलकर ये प्रस्ताव पास करें विधानसभा में कि हम लोग जल्दी से जल्दी 3 महीने में बलात्कार के मुलजिमों को फांसी कराएंगे। सर, ये कानून रेट बना आपको दें। पता है? और मैं कोई सिर्फ आपकी राज्य, जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ, है। हिंदुस्तान में कन्विक्शन रेट 30% से ऊपर जो है, बस एक मर्तबा गई थी 2008 या 9 में। उसके बाद कभी भी ये कन्विक्शन रेट 20 ऊपर क्रॉस कर ही नहीं पाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म सबसे बड़ा इशू है। इस वक्त हमारे साथ भीम आर्मी के प्रमुख जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद, और चूंकि उन्होंने वादा किया है कि वो पैनल डिस्कशन का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन हाँ, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। चंद्रशेखर आजाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि आप भी मानते हैं कि बच्चियों
को जब इंसाफ दिलाने की बात आती है तो ये जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, ये कहीं ना कहीं जो असल मुद्दा है उसे पीछे धकेल देता है, यानी बेटी की सुरक्षा और बेटी बचाओ वाला मसला। देखिए, जब न्याय की बात आती है या बेटी की बात आती है, सुरक्षा की या उनको न्याय दिलाने की, तो सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की। सरकार ये सब चीजों को मौका क्यों देती है? सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी अदा करे तो ये सब चीजें क्यों हो? 14 दिन तक, जिस दिन तक मैं वहां नहीं गया था अलीगढ़ में पीड़िता के हाल जानने के बाद, उससे पहले तो सब कुछ सामान्य था, सरकार को खबर ही नहीं थी। आज सरकार तरह तरह की बातें कर रही है। 14 दिन में सरकार ने क्या किया? सरकार की कार्रवाई क्या थी? उन्होंने क्या लापरवाही बरती? अगर पीड़िता के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा तो हायर सेंटर रेफर क्यों नहीं किया गया? 14वें दिन आरोपी गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार की नीयत पे हमें सोचना पड़ेगा। जब सरकार की नीयत में ईमानदारी नहीं होगी, वो न्याय नहीं देना चाहेगी, तो फिर तमाम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। मैं बहुत ईमानदारी से एक महिला होने के नाते आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। सबका जो है राजनीतिक मकसद ना हो, सिर्फ न्याय दिलाना मकसद हो। आपकी नीयत है बच्चियों को इंसाफ दिलाने की? आपकी नीयत क्या है? बिल्कुल है, आप सच्ची मेरी नीयत इंसाफ के साथ है और मैं चाहता हूं कि ये किसी जाति धर्म की बेटी को ना सहना पड़े। मैं तो इसके साथ शुरू से खड़ा हूं। मैं बाबा साहब का फॉलोवर हूं और बाबा साहब महिलाओं का सम्मान करते थे। मेरी नीयत साफ है कि मैं न्याय के मामले में ना जाति धर्म देखता हूं, बहनों के मामले में ना जाति धर्म देखता हूं और ना ही अन्याय को बर्दाश्त करता हूं। मेरी पहचान ही यही है। मैंने जब से मैं ये काम शुरू किया तब से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हजारों मामले ऐसे जिनमें न्याय दिलाने के लिए मैंने संघर्ष किया है। बेटियों के लिए लगातार आप आगे बढ़ते रहे हैं, बेटियों के लिए। वजह से जानती हैं आप मुझे। सर, नहीं, चंद्रशेखर जी, आपके बारे में अच्छी खासा होमवर्क करके, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर यहाँ आई हूँ। मुझे पता है कि आप स्कूल्स चलाते हैं, मुझे पता है कि आप दलितों के लिए कितना काम करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है आपको ये भी पता होगा कि एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 3486 बच्चियों के साथ रेप हुआ, SC ST। ठीक है, कितने लोगों से मिलने के लिए आप गए? कितने परिवारों से मिलने गए आप? कितनी बेटियों के परिवारों से मिले? बिल्कुल बात आपकी सही है। जहां सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़ देगी वहां हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी और मैं अकेला नहीं हूं। एक बहुत बड़ी यूनिट जो है प्रदेश में और देश में काम करती है। आपको याद हो तो पिछली बार एक ऐसी घटना राजस्थान चूरू में हुई थी और एक घटना जो है वो और हुई थी थाना गाजी में। मैं दोनों प्रकरण में गया था जहां अन्याय नहीं मिलता, जहां पुलिस न्याय के साथ ना खड़ा होकर अपराधियों के साथ खड़े हो जाते, मैं वहां जाता हूं। के साथ रेप हुआ, चंद्रशेखर आजाद कितनी पीड़ित बच्चियों के परिवार से मिलने गए? चलिए 3000 के 3000 नहीं, 500 परिवारों से मिले होंगे। कितने दिन होते हैं रूबिका जी, जरा बताएंगे क्या? मुझे बताइए ना, 500 परिवारों से एक साल में कितने दिन होते हैं? सर साल, अच्छा ठीक है, हर दिन मिलने गए? मैं क्या कह रहा हूँ, एक साल में कितने दिन होते हैं? आप मुझे बताइए ना, आप 365 दिन मिलने गए? सुनिए ना पहले। नहीं, आप ऐसा नहीं है ना, बोलना सुनना भी चाहिए ना। बताइए ना मुझे। मैं उत्तर प्रदेश की तरह आपकी आजादी को नहीं छीनूंगा कि आपको बोलने की आजादी ना हो, आपको आजादी पूरी रहेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक साल में दिन कितने होते हैं? मैंने आपको वो सर्टिफिकेट दिया नहीं कि 365 दिनों में कितने लोगों से आदमी मिल सकता है? जरूर जुड़ा हुआ होगा। अब आप मेरी और भी बात सुनिए ना बहन, सुनिए ना। आपके पास नहीं है। देखिए ऐसा है, मैं बहनों का सम्मान करता हूं और आपको मेरी बात को सुनना चाहिए। मैं यही तो बता रहा हूं आपसे। आप ये समझिए कि हर जिले में यूनिट है, हर एक मामले में जो हमारे संज्ञान में आता है हम जाते हैं और हर गांव में हमारी यूनिट है। और जितनी FIR दर्ज होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह का इस बार के मामले में आपने देखा कि पुलिस तो कार्रवाई नहीं करती, FIR नहीं लेती, हमारे जैसे लोग खड़े होते तब FIR होती है। आप चंद्रशेखर को अकेला व्यक्ति मानेंगी तो एक अकेला व्यक्ति मानेंगी तो आपको लग सकता है। आपकी यूनिट को गिनकर बता दीजिए ना चंद्रशेखर जी। अगर रूबिका लियाकत जिस कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, उस समाज की बेटियों के साथ कितने बलात्कार हुए हैं वो अगर लेकर आ सकती हैं तो आप इतना तो बता सकते हैं ना कि उन 3486 परिवार वालों में से कितने परिवार वालों से आप मिले? इतना बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। आप जाके ये पता कीजिए उन 3800 कुछ परिवारों में से कितने परिवार से मैं नहीं मिला हूं। 3486। आपको सरकार से करना चाहिए
कि वो इतने अपराध हो रहे हैं, वो क्यों चुप है? वो क्या एंटी रोमियो स्क्वाड का नारा या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ ही खड़ी रहेगी? कुछ करेगी भी, अपराध को रोकेगी भी, नहीं रोकेगी? आप सरकार के चेहरे होते तो मैं वो तमाम सवाल आपसे पूछती सर। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, आपसे इसलिए क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं चंद्रशेखर। आपको ये भी जानकारी है कि ये एबीपी न्यूज का हाथरस का कार्यक्रम देखा होगा ना चंद्रशेखर जी? देखा है ना? मामले ईमानदारी से बताइए, दर्ज नहीं हुई है। ईमानदारी से बताइए, आपने देखा है ना कार्यक्रम हाथरस का? मैंने, मेरी बात सुनी आपने? नहीं दोहराइए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, अपराधियों को बचाने से, सत्ता का संरक्षण करने से थोड़ा ही काम चलेगा? सवाल खड़ा करने से वो करेगा? मैं मुख्यमंत्री होता तो आपको पता लग जाता कि अपराध ही नहीं होता। अच्छा, आपको इतना, मैं मुख्यमंत्री होता तो ये अपराध नहीं होता। आपको इतना कॉन्फिडेंस है? इसलिए हो रहा है क्योंकि दलितों के प्रति जो संवेदनाएं हैं और जो नीयत है न्याय करने की, वो नहीं है सरकार के पास। मैं आपको जानकारी देता हूं कि महिलाओं को बहुत सारे अधिकार हैं। क्या उन अधिकारों का इंप्लीमेंट अब तक हुआ है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकारों की नीयत नहीं। मैं सरकार नहीं हूं ना, मैं तो जितने में जा सकता हूं जाता हूं। मैं बिहार भी जाता हूं। अभी ज्योति बहन का एक मामला हुआ था, रेप करके हत्या की गई थी। मैं गया था, एक आंदोलन मैंने लॉकडाउन के बीच में किया था, जान की परवाह ना करने के बावजूद हजारों लोगों को तैयार करके गया था। फिर 20 दिन में अपराधी गिरफ्तार हुआ। सत्ता का संरक्षण जब अपराधियों को होता है तो न्याय नहीं होता है, अन्याय होता है। अच्छा, आपने हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाना ही क्यों चुना? न्याय की लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा। हम निर्भया को भूल गए हैं। आप राजस्थान निर्भया को हम लोग भूल गए हैं। अगर हमने निर्भया के बाद ही सकारात्मक कार्रवाई की होती, निर्भया को हमने ना भूला होता, तो आज जो है हाथरस में ये नहीं होता। उत्तर प्रदेश में अपराध की बाढ़ है। पिछले 8 दिन में 24 मामले हैं रेप के। आप एक राजनीतिज्ञ हैं या सामाजिक, एक सामाजिक कार्यकर्ता? आप अपने आप को क्या मानते हैं, राजनेता मानते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता? मैं 6 महीने से राजनीतिक हुआ। जिस दिन से मैंने पार्टी बनाई है उसके बाद लॉकडाउन है देश के अंदर। उससे पहले मैं सामाजिक हूँ। आज तक मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ। मैंने तो अभी कोई चुनाव भी लड़ा है। आप सरकार से सवाल करने के बजाय मुझसे सवाल कर रही हैं। अच्छा, आपको करना चाहिए। भाई मैं सरकार से कैसे मुझे ये बताइए। अच्छा, मुझे ये बताइए मैं क्या करूँ? आपसे ये सवाल पूछूं कि चंद्रशेखर आजाद जी, आपने डीएम को क्यों नहीं निलंबित किया? ये बताइए। आपसे ये सवाल पूछूं, आपके हक में है या आपके फेवर? आप कर सकते हैं ये डीएम को निलंबित करना? तो मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछूं? ये सवाल तो मैं योगी आदित्यनाथ से पूछूंगी ना। कर सकता हूं? जिसके पास पावर है वो कर नहीं रहा है, क्योंकि उसका काम किया डीएम ने। अभी जो मैं सवाल मानवता को शर्मसार करते हुए पीड़िता के शव को रात को के अंधेरे में 2:30 बजे जलाया जाएगा। सरकारी एजेंसियां किसके पास हैं? यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बैठे होते तो मैं उनसे ये सवाल पूछती। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मेरे सवाल मैं जो सवाल कर रही हूँ उसके पीछे एक वजह है कि आप बैठे हो, सरकार से सवाल पूछना है, वो मैं पूछ लूंगी। अब मुझे ये बताइए। वो जवाब ही नहीं देते ना, वो आते नहीं मीडिया के सामने। छोड़ दीजिए ना उनको, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। क्यों छोड़ा दलितों के लिए आप लगातार काम जो करेगा उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। नहीं, अरे सर, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं ना। मैं ये कह रही हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। तो आप कह रहे हैं आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप दलितों का उत्थान करने के लिए यहाँ पर हैं और इसीलिए आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा, वो कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा दलित बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है? वो कौन सा राज्य है? आंकड़ों के हिसाब से बताइए, कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा दलित बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है? कौन सा राज्य ऐसा जिसमें नहीं हो रहा है? कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा हो रहा है? मेरा सवाल सुनिए ना। मैं पूछ रहा हूँ, आप आंकड़े सिर्फ वो देखती हैं जो FIR दर्ज होती है। कौन सा राज्य है जहां दलित बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है? NCRB के 2019 के आंकड़े मुझे याद है, आप बताइए। अच्छा, आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं? वेट कर रही हूं मैं। आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं? चाहे 2 बार दोहरा दीजिए, 3 बार दोहरा दीजिए, अगर आप जवाब कहेंगी तभी तो दूंगा ना। मैंने आपको बताया कि अभी आपके पास जो आंकड़े हैं ना, वो आंकड़े हैं जो FIR दर्ज होती हैं। मेरे पास वो भी आंकड़े हैं जिनमें FIR दर्ज नहीं होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा रेप और बलात्कार की घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में बड़े पैमाने पे होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें नहीं होता है? सर, ये तो आपने तय कर लिया ना। NCRB का आंकड़ा कहता है सबसे ज्यादा SC कम्युनिटी की बच्चियों के साथ अगर कहीं पर अत्याचार होता है तो वो है राजस्थान। 554
हाईएस्ट इन इंडिया। मुझे ये बताइए, आप राजस्थान में क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश ही क्यों? इसके पीछे की नीयत मैंने क्या? क्या बताया आपको? ये जी, हेलो, हाँ, मैं सुन रही हूँ। उत्तर प्रदेश ही क्यों? राजस्थान क्यों नहीं गए? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, दुरुस्त एकदम, चाक चौबंद। बहन, मैं जब राजस्थान में अन्याय होता है ना, तो मैं राजस्थान भी जाता हूँ। तो मैं बरा 2 में बड़े अभी क्या आंदोलन हुआ था? आपको बता सकता हूँ जो मैंने यहाँ से राजस्थान जा किए हैं। 3 रेप के मामले में ही। हेलो, सुन रही हूँ चंद्रशेखर आजाद साहब, आपकी आवाज आ रही है मुझे आपकी आवाज कम आ रही है क्योंकि अब मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ ना, जब मैं तो सवाल आवाज ही कम नहीं आएगी सुनूंगा अब। तो जवाब कैसे दूंगा? और ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। क्या कह रही है बहन? मैं कह रही हूँ आप क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है ना, इसलिए आपको आवाज कम आ रही होगी। आवाज तेज की जाए भाई, आवाज तेज की जाए, ऑडियो बढ़ाया जाए। अगर आप इस मिजाज में बात कर रही हैं तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि आपके यहाँ जिन लोगों ने कैमरा लगाया वो बता देंगे। मैंने स्टार्टिंग से कहा कि आपकी आवाज कम आ रही है और घबराने वाला नहीं हूं मैं किस चीज से, मैं सामना करने वाला हूं। आप जानती नहीं है शायद मुझे, अभी मैं भाई हूं, मैंने अपनी बहन को खोया है, मैं एजेंट नहीं हूं, मुझे तनख्वाह सरकार के लोग नहीं देते हैं, समझ रहे? जैसे सरकारी एजेंसियां काम नहीं करती है ना, क्योंकि उनके ऊपर चाबुक लेके वो बैठा हुआ है जिनकी जो नौकरी देता है, इसी तरह मैं मीडिया के लोगों को भी जानता हूं। 14 दिन में आपने दिखाया एक बार कि हाथरस में क्या हुआ है? क्यों नहीं दिखाया आपने? आप कितनी बार गई रूबिका जी वहां? अरे सर, आपने एबीपी न्यूज देखा ही नहीं। कंगना रनौत का छज्जा दिखा रही थी, आपको नहीं लगा? आपको क्या पता चंद्रशेखर साहब, एक तो आपने ये जो नीला मफलर पहना हुआ है ना, ये नीला जो गमछा टाइप आपने डाला हुआ था, इसको अगर आपने अपनी आंखों और अपनी कानों पर डाल दिया हो तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। पूरे देश ने हाथरस से रूबिका लियाकत को देखा है, प्रतिमा मिश्रा को देखा है, कुमकुम बिनवाल को देखा है, अंजलि सिंह को देखा है, रविकांत को, ये नाम गिनाती जा रही हूँ, सुनिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की, रविकांत को देखा है, इंद्रजीत को देखा है। मुझे नाम गिनने का शौक ही नहीं है ना। नहीं तो अभी आपने मुझसे पूछा ना, आप सुनिए मेरी बात। मोदी को भी जानता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किस दिन गई थी आप? मैं पिछले 3 दिन से वहीं थी सर। किस तारीख में गई थी आप? पिछले 3 दिन से वहीं थी और उसके बाद मेरी पूरी टीम वहाँ पिछले 1 हफ्ते से डेरा डाले हुई थी। रेप क्या 3 दिन पहले हुआ था? रेप 14 तारीख को हुआ था। सुनिए, पहले क्यों गई? मुझे ये मत बताइए, पहले हुआ था। मैं बताती हूँ क्यों गई। इसलिए क्योंकि वहाँ की पुलिस परिवार से मिलने नहीं दे रही थी। 25 तारीख तक कितनी बार गई आप? क्योंकि वहाँ पुलिस मिलने नहीं दे रही थी परिवार से, और उसके बाद एबीपी न्यूज की मुहिम थी। कौन कहता है? उसके कौन कहता है? मैं कहती हूँ ना, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। मैं गया था अलीगढ़ मिलने के लिए, कौन कहता है मिलने नहीं दे रही थी? लेकिन मीडिया के लोग क्यों नहीं गए? 3 दिनों से अगर आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें ना, तो मुझे लगता है कि अपराधियों पे सरकार को ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी और अपराध कम होगा। आपने देखा नहीं, और आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए, काम थोड़ा आसान हो जाए, तो हमने वो विजुअल्स भी चला दिए हैं, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो, अगर आप देख पाए तो। ये मैं हाथरस में मौजूद हूँ, मैं तो हाथरस में थी, आप राजस्थान में क्यों नहीं बता दीजिए ना, तारीख भी चला दीजिए। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है? जब उस बहन की हत्या हो गई है, उस बहन को जो है, उस बहन का शव वहां पहुंच गया, फिर आप लोग गए हैं। और आप उससे पहले वहां क्या कर रहे थे? चाहता हूं सरकार ने मीडिया के लोगों को वहां जाने से क्यों रोका? ऐसा आप वहां पर क्या कर रहे थे? ऐसी कौन सी प्लानिंग हो रही थी चंद्रशेखर जी? क्या आप दिन रात वहां पर डेरा डाले बैठे थे? कहां पर? हाथरस में। कहां पर? हाथरस में बहन, मैं 24 तारीख में गया था, पुलिस ने मुझे रोक लिया, जाने दिया, फिर भी मैं अलीगढ़ मोटरसाइकिल से गया, पीड़ित परिवार से मिला, पीड़िता को देखा और वापस दिल्ली आके जो है इस पे मीडिया से अपनी बात रखी। मैं जानता हूं आप सरकार के सहारे पे इस मुद्दे को डाइवर्ट करके जो है इसे कुछ और भाषा में तब्दील करना चाहते हैं। मैं आपकी परेशानी समझता हूं। नहीं, ये आरोप मत लगाइए। मैं जानता हूं बहन, मैं बहुत ईमानदारी से यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। आप बता रही है ना। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप पर डीजीपी का नंबर होगा उत्तर प्रदेश के। मुझे नहीं, किसी का नंबर नहीं चाहिए, मेरे सवालों का जवाब चाहिए मुझे चंद्रशेखर जी। मुझे ये बताइए क्या प्लानिंग की है? ठीक है, आप दिल्ली आ गए, वापस हाथरस कब गया? वापस हाथरस कब गए आप? मैं दिल्ली हूँ। हाँ, अभी आप दिल्ली हैं, वापस हाथरस गए? उसके बाद मैं कल गया था। कल गए थे आप?
कल से आप अभी पूछ रही है क्या? हाँ हाँ, अभी तो आप दिल्ली में, मुझे पता है, प्रेस क्लब में मौजूद। हाँ, कल गया था। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको जानकारी नहीं, मैं कल गया था और मेरे ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपके एबीपी ने चलाया भी होगा, नहीं चलाया तो बता दूं कि मेरे ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है और आज मैं कोर्ट गया हूं। मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। मैं कोर्ट गया हूं क्योंकि पीड़ित परिवार ने कल ये, आपने नहीं देखा होगा, पीड़ित परिवार ने कल ये मीडिया के सामने बैठ कहा था कि हम अपने बेटे के साथ जाना चाहते हैं, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ संगठन, सामाजिक संगठन, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, खाई जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किस बात की? दलितों और ठाकुरों के बीच दंगे की खबर आ रही है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? कौन दे रहा है? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। सरकार दे रही है। इंटेलिजेंस की कुछ रिपोर्ट्स आ रही है उनके पास। आप ये समझिए, आप ये देखिए, सरकार का सारा सिस्टम जो है अपराधियों को संरक्षण देने में लगा हुआ है। डीएम जो है नोडल अथॉरिटी होती है, नोडल अधिकारी होता है जिले का, वो पीड़ितों को धमका रहा है। आप ये समझिए कि पीड़ित परिवार के बराबर में 1 किलोमीटर पे पंचायतें हो रही हैं। उन पंचायतों में तरह तरह के निर्णय हो रहे हैं, बीजेपी के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। वो पंचायत का भीड़ की शक्ल में घर की तरफ आ सकती है। आप समझिए कि वहां सामान्य कुछ भी नहीं है। पीड़ित परिवार को बंधक बना के रखा गया है, उनके मोबाइल छीन गए हैं, वो बात नहीं कर सकते, मीडिया के लोग नहीं जा सकते थे। आप समझिए कि ये कौन सा न्याय है? क्या ये राम राज्य है जिसमें दलितों के साथ ये होगा? क्यों सुरक्षा नहीं दी जा रही है? अगर परिवार इतना डर में है कि वो जाते रोने लग जाता है और मीडिया के सामने कहता है, हिम्मत जुटाता है मेरे जाने के बाद, तो आप समझिए कि मेरे जाने से उनको हिम्मत मिलती है या वहां कोई राजनीति होती है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप वहां हिम्मत देने के लिए जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी हमसे बातचीत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए। समाज में पैदा हुआ हूं, मैं इसकी तकलीफ को जानता हूं बहन। हाँ चंद्रशेखर जी, इसीलिए मैंने कहा कि शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस वक्त पर आ रही हाथरस के डीएम पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। डीएम प्रवीण कुमार का ट्रांसफर किया जा सकता है। एसआईटी सोर्सेस के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। प्रवीण कुमार को हाथरस से हटाने पर विचार चल रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक डीएम प्रवीण कुमार का सिर्फ ट्रांसफर किया जाएगा। एबीपी न्यूज लगातार प्रवीण कुमार के कार्यशैली पर, खासकर हाथरस कांड को लेकर सवाल उठा रहा है और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि डीएम का ट्रांसफर हाथरस वाले संभव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर, भारत चीन संघर्ष के बाद पहली बार पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वर्चुअल मीटिंग हो सकती है। ब्रिक्स सम्मेलन में 17 नवंबर को दोनों आमने सामने होंगे। वर्चुअल मुलाकात, क्या संदेश, इस वक्त की बड़ी खबर।